हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का इतिहास जो पढ़ रहे थे यूनिट 2 के लिए, तो उसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास में महाजनपद काल तक कंप्लीट करा चुके थे। आज हम महाजनपद काल को थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। मौर्य काल, शुंग और सातवाहन काल को पढ़ेंगे। सबसे पहले महाजनपद काल का थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं कि क्या याद है। तो मध्य प्रदेश में महाजनपद काल, मध्य प्रदेश में कितनी महाजनपद थी? 2 महाजनपद थी। एक क्या थी? अवंती। डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं हम यहाँ। अवंती थी। दूसरी थी चेदी। बुंदेलखंड एरिया में थी चेदी और अवंती थी। अवंती जो थी उसके दो भाग थे। एक उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। तो ये उत्तरी हो गई और ये हो गई दक्षिणी अवंती। इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी ये होती हुई जा रही है। तो नर्मदा नदी जो है अवंती को 2 भागों में विभाजित करती थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती। ठीक है। इस तरीके से अवंती महाजनपद हो गया ये। दूसरा महाजनपद था चेदी, जिसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। ठीक है। अब चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद के अंतर्गत कुछ जनपद थीं। कौन कौन सी थीं? तो इस वाले डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं अवंती जनपद। अवंती जनपद की राजधानी उज्जैन थी और महिष्मती भी थी। तो ये पूरा इलाका इसका हो जाएगा उज्जैन, अनूप वाला, और ये वत्स और नरवर। यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं कि ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अवंती महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन सी जनपद आ जाएंगी इसमें? वत्स आ जाएगा, अनूप आ जाएगा और अनलपुर आ जाएगा। अनलपुर सीपरी वाला एरिया हो गया और ये वत्स हो गया ग्वालियर वाला और अनूप निमाड़ क्षेत्र हो गया। ठीक है। तो ये 3 जो जनपद हैं ये अवंती महाजनपद के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से आप लाइन खींच के डायग्राम से बना लेना तो आपको याद रहा करेगा कि अवंती महाजनपद के अंतर्गत कितनी जनपद थी। वत्स थी, अनलपुर थी और अनूप थी। ठीक है। उसके बाद हम दूसरी महाजनपद देखते हैं चेदी। ये है चेदी, बुंदेलखंड का एरिया था। तो यहाँ इसके अंतर्गत ये 3 आएंगी। ये वाला 3 जो एरिया आएंगे ये चेदी के अंतर्गत आएगा। शौभोगनगर एरन को बोलते थे, टुंडी के दमोह में थी, और ये भीलसा या दर्शान ये विदिशा वाला एरिया था। तो बुंदेलखंड के आसपास वाली जितनी जनपद होंगी वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। और अवंती के अंतर्गत ये 3 आएंगी, वत्स, अनलपुर और अनूप। ठीक है। इस तरीके से याद हो गया कि चेदी के अंतर्गत कौन सी आएंगी? एरन, टुंडीकिर और दर्शान। ठीक है। नेक्स्ट और भी देखते हैं हम कौन कौन सी जनपद थी। नीलकंठ थी। नीलकंठी छिंदवाड़ा की है। त्रिपुरी जबलपुर की है ही। ठीक है। बाकी याद कर ही लिए आपने। उसके बाद हम मौर्य काल पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में मौर्य काल कब से कब तक रहा था? 322 ईस्वी से 250 ईस्वी पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था ये मौर्य काल था मध्य प्रदेश में। ठीक है। मौर्य काल के कुछ अभिलेख हैं। मौर्य काल के अभिलेख देखेंगे हम, जानकारी के स्रोत देखेंगे, स्मारक देखेंगे और अन्य चीज़ें देखेंगे। तो मौर्य काल के सबसे पहले अभिलेख देखते हैं हम। रूपनाथ अभिलेख कटनी में है। मौर्य काल में रूपनाथ अभिलेख कहाँ था? कटनी में है। दूसरा आता है गुर्जर अभिलेख। गुर्जर अभिलेख कहाँ था? दतिया में था। गुर्जर अभिलेख कहाँ था? दतिया में अशोक का नाम जो है देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी बोला गया। गुर्जला अभिलेख में अशोक का नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है और ये कहाँ पे है? दतिया में है। याद करना है अच्छे से। फिर उसके बाद सांची अभिलेख है। सांची अभिलेख रायसेन में है ही। ठीक है। सांची अभिलेख है जो कि रायसेन में है। नेक्स्ट है कसरावद अभिलेख। कसरावद अभिलेख कहाँ था? तो खरगोन में था। ठीक है। कसरावद खरगोन में है। कारी तलाई जो है वो जबलपुर में भी मिलता है और कटनी में मिलता है। तो कारी तलाई कटनी कर लेना, कटनी में है ये ज़्यादा। ठीक है। कारी तलाई अभिलेख कटनी जिले में स्थित है।
सारोमारो जो है सीहोर का है, सारोमारो सीहोर, और पानगुड़ारिया जी भी जो है ना वो सीहोर है। ठीक है, इस तरीके से मौर्य काल के अभिलेख हो जाते हैं। पहला क्या है, रूपनाथ कटनी में है, कटनी की बहुरीबंद तहसील में स्थित है ये। और रूपनाथ अभिलेख की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। गुर्जर अभिलेख जिसमें अशोक का नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, ये दतिया में है। सांची अभिलेख रायसेन में है ही। कशरावद आ जाएगा खरगोन, कारीतला याद करना है कटनी में, सारोमारो सीहोर और पानगुड़ारिया सीहोर में। इस तरीके से मौर्य काल के कुछ अभिलेख हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम मौर्य काल के स्मारक, मौर्यकालीन स्तूप। ये स्मारक में सबसे पहले आता है सांची स्तूप। सांची स्तूप बहुत इम्पोर्टेंट है। सांची स्तूप की जो है रायसेन में है। निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। 1818 में जनरल टेलर के द्वारा इसकी खोज हुई है। ठीक है, सांची स्तूप जो है रायसेन में है, निर्माण अशोक ने करवाया था और जनरल टेलर ने 1818 में खोज की थी। ठीक है, 1989 में विश्व विरासत स्थल घोषित हो गया ये सांची स्तूप। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ और फैक्ट भी हैं, जैसे कि इसमें तोरण द्वार का निर्माण किसने करवाया, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है, और क्या है इसके अंतर्गत किसके वो रखे गए हैं अस्थियाँ, तो सारीपुत्र शूरी और महामुदगलायन की अस्थियाँ इसके अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भरत स्तूप। भरत स्तूप कहाँ पे है, भरत स्तूप सतना में है। खोज हुई थी 1873 में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोज की थी। ठीक है, तो कनिंघम ने खोज की थी 1873 में किसकी, भरत स्तूप सतना की खोज की थी। फिर आता है तुमैन स्तूप। तुमैन स्तूप अशोकनगर में है। ठीक है, और नेक्स्ट है वैश्य देवकोठार स्तूप है। देवकोठार कहाँ पे है, तो रीवा में है। रीवा के बाद ये रायसेन की कुछ और भी हैं, जैसे सतधारा है, अंधेर है, सोनारी स्तूप है, ये रायसेन के हैं। सांची स्तूप है रायसेन का, और ये कुछ और भी हैं, सतधारा, अंधेर और सोनारी स्तूप, ये रायसेन के हैं। कसरावद भी खरगोन में था, ही पढ़ी लिया था, पानगुड़ारिया। ठीक है, वैश्य की टोकरी ये उज्जैन में है। निर्माण श्रीदेवी के कहने पर अशोक ने करवाया था। ठीक है, ये कुछ हो गए मौर्य काल के स्मारक या स्तूप। नेक्स्ट देखते हैं मौर्य काल में नगर और सिक्के। चांदी और तांबे से निर्मित सिक्के मिले हैं विदिशा, त्रिपुरी, जबलपुर, एरण, उज्जैन, सतना से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से चांदी और तांबे के सिक्के मिले हैं, विदिशा से, त्रिपुरी, जबलपुर में। विदिशा में तो इसने राज किया था, त्रिपुरी जबलपुर में मिले हैं, उज्जैन में मिले हैं, और उज्जैन में, सतना और एरण में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये इस तरीके से रायसेन का सांची स्तूप है। इसमें ये आप देख लीजिए, हरमिका जो है, हरमिका ये अस्थियों को रखने का स्थान है। अस्थि अवशेष रखे होते हैं इसमें, ये हरमिका कहलाता है। इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये छत्र है। उसके बाद ये गोल गोल अंड है। हाँ, और मेरी जो है प्रदक्षिण पथ होता है, यहाँ से चक्र लगाने के लिए, परिक्रमा के लिए। और वेदिका, ये जो ऐसे गोल गोल दिख रही हैं, ये वेदिका है। ये तोरण प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, तो सांची स्तूप हो गया रायसेन में। नेक्स्ट है, ये कुछ लोकेशन के माध्यम से हम ये स्तूप याद कर लेंगे। लोकेशन देखते हैं हम इनकी। तो मैंने स्तूप कहाँ था, अशोकनगर में, तो इसकी लोकेशन अशोकनगर है। ठीक है, उज्जैन में वैश्या की टेकरी है। ठीक है, पानगुड़ारिया कहाँ था, सीहोर में, इसकी लोकेशन देख लीजिए, पानगुड़ारिया। ये 4 हैं, 7 में ही हैं, ये रायसेन के सांची, सतधार, सोनारी और अंधेर, ये चारों कहाँ थे, रायसेन में। इनकी लोकेशन याद कर लो, सांची, सतधारा, सोनारी और अंधेर रायसेन के हैं। भरत स्तूप देखते हैं। भरत स्तूप कहाँ था, सतना में, इसकी लोकेशन देख लो।
उसके बाद देवकोठार है, तो देवकोठार कहाँ है? रीवा में है। ठीक है, इस तरीके से ये स्तूपों की लोकेशन याद कर लेंगे हम। लोकेशन से थोड़े ज़्यादा अच्छे से याद रहता है कहाँ कौन सा था। उसके बाद देखते हैं कि मौर्य काल में 3री-4थी शताब्दी में अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल बना था सबसे पहले, तो वो 11 वर्ष तक अवंती का राज्यपाल रहा। उसका विवाह विदिशा के व्यापारी की पुत्री श्रीदेवी से हुआ। राजधानी इसने अपनी उज्जैनी बनाई थी। ठीक है, जब ये मौर्य काल का शासक बनाया तो इसने अपनी राजधानी उज्जैनी को बताया। पुत्र जो था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा है। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने ही श्रीदेवी के कहने पर सांची स्तूप और वैश्य की टोकरी का निर्माण करवाया था। इस तरीके से मौर्य काल के कुछ और फैक्ट हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। मौर्य काल हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। मौर्य काल के पूरे फैक्ट कवर हो गए हैं, इतना ही बस करना है मौर्य काल में। नेक्स्ट आता है ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश। शुंग वंश जो है, शुंग वंश का क्षेत्र कौन सा था? शुंग वंश का क्षेत्र था सांची, उज्जैन, सतना वाला। शुंग वंश में सबसे पहले इसके संस्थापक देखते हैं। संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और राजधानी इसने कहाँ बनाई थी? तो विदिशा में। पाटलिपुत्र से विदिशा स्थापित की थी राजधानी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और उसके बाद क्या इसका पुत्र आता है? ये पुष्यमित्र शुंग ने ना सेनानी दधियज्जी की उपाधि धारण की थी, तो एक बार देख लेना, हो जाए याद। तो इसका पुत्र था अग्निमित्र। पुत्र है इसका अग्निमित्र, जो विदिशा का प्रांतपति था। ठीक है, जब पुष्यमित्र शुंग था ना, तो इसने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का प्रांतपति बनाकर, विदिशा का शासक बनाकर भेजा था वहाँ। ये वर्णन किसमें मिलता है? कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम में। मालविका और ये अग्निमित्र के प्रेम प्रसंगों का वर्णन मिलता है इसमें, तो ये रचना याद करनी है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की है, जिसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंगों का वर्णन मिलता है। उसके बाद सांची स्तूप के आसपास परिक्रमा स्थल का निर्माण, परिक्रमा स्थल जो है इसका निर्मित करवाया था इसने। ठीक है, अब नेक्स्ट है वसुमित्र। पहले पुष्यमित्र शुंग हो गया, दूसरा अग्निमित्र हो गया, तीसरा आते हैं वसुमित्र। वसुमित्र के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। भागमित्र देखते हैं, भागमित्र ने क्या करवाया था? तो भागमित्र, या इसको बोलते हैं राजा भोज, राजा भाग है भागमित्र। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस इसके टाइम पे आया था। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस इसके समय आया और विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसमें भागवत धर्म का प्रथम साक्ष्य मिलता है। जो भागवत धर्म का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? विदिशा में। गरुड़ स्तंभ है, उसको खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं स्थानीय लोग। तो ये इसका निर्माण किसने करवाया? हेलियोडोरस, यूनानी राजदूत था उसने। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही करना है, क्योंकि भागमित्र के टाइम पे हेलियोडोरस आया था, तो बस ये हेलियोडोरस अकेला ही करना है। उसके बाद आता है अंतिम जो था शुंग वंश में, अंतिम कौन था? देवभूति था। देवभूति था, और शुंग वंश के शासकों द्वारा सतना जिले में भरत स्तूप का निर्माण कराया गया था। सतना में भरत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ऐसा वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश के शासकों द्वारा सतना जिले में भरत स्तूप का निर्माण करवाया गया था। कुछ विद्वान जो हैं इतिहासकार, वो ऐसा मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो बौद्ध धर्म का विनाशक था, क्योंकि उसने 1000 बौद्ध भिक्षुओं को हत्या करके सरयू नदी में फेंकवा दिया था। इसलिए कुछ विद्वान जो हैं पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक मानते हैं, जबकि कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो संरक्षक भी था बौद्ध धर्म का।
क्योंकि उसने सांची स्तूप और सांची स्तूप में तोरण द्वार का निर्माण करवाया है, और भारत स्तूप में भी भारत स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद ये शुंग वंश कंप्लीट हो जाता है। इतना ही करना है बस। नेक्स्ट देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो था उसकी संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सिक्कों के साक्ष्य में कहाँ कहाँ से मिले हैं सातवाहन वंश के? जो सातवाहन वंश की वैसे राजधानी कहाँ थी? राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी। राजधानी इनकी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। लेकिन मध्य प्रदेश में इसके सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो त्रिपुरी से मिले हैं, देवास से मिले हैं और उज्जैन से मिले हैं। और भी बहुत जगह से मिले हैं, जैसे विदिशा हैं और बेसनगर, तेवर, इससे भी मिले हैं साक्ष्य। तो देखते हैं हम पहले शासक संस्थापक कौन हो गया इसका? सिमुक हो गया। और प्रमुख शासक में देखते हैं तो सिमुक के बाद कौन आता है? सातकर्णी पुत्र। सातकर्णी पुत्र का इसमें याद कुछ करना नहीं है, ज़्यादा योगदान है नहीं इनका। फिर पुलवामी पुत्र आते हैं। पुलवामी पुत्र के बाद कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इनको याद करना अच्छे से। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे सबसे प्रतापी राजा थे, और इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं? उज्जैन से मिले हुए हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे प्रतापी शासक थे, और इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं? उज्जैन से मिले हैं। और इनने ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, इन्होंने सीसे के सिक्के चलवाए थे। उज्जैन से इनके सिक्के मिले हैं। और सांची स्तूप के दक्षिणी तोरणदार शिलालेख का इनका वर्णन मिलता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का। जो सांची स्तूप का उसका दक्षिणी तोरणदार है, वहाँ से इनका शिलालेख मिलता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आते हैं वशिष्ठीपुत्र पुलवामी। वशिष्ठीपुत्र पुलवामी जो हैं, इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं? भिलसा और देवास से। भिलसा और देवास से सिक्के मिले हैं इनके। और इन्होंने जो शुंग वंश के रुद्रदामन जो है ना, उनको पराजित किया था, इसलिए इन दोनों को याद करना है। वशिष्ठीपुत्र पुलवामी के सिक्के मिले हैं भिलसा से और देवास से। ठीक है, अंतिम देखते हैं। अंतिम कौन थे? अंतिम थे यज्ञश्री सातकर्णी। अंतिम शासक कौन है सातवाहनों में? यज्ञश्री सातकर्णी हैं। और यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के कहाँ से मिलते हैं? तो ये लिख लेना, देवास से। यज्ञश्री सातकर्णी के कहाँ कहाँ से मिलेंगे? एक तो देवास से मिलेंगे, एक बेसनगर से मिलेंगे, बेसनगर से, और एक और कहाँ से मिलेंगे? तेवर से मिलेंगे। तो यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम शासक थे, और इनके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? तेवर, देवास और बेसनगर से इनके सिक्के मिले हैं। ठीक है, अब इन्होंने कार्य क्या क्या किए हैं? प्रमुख कार्य हैं, कार्यों में देखेंगे कि ब्राह्मणों को इन्होंने भूमिदान देना प्रारंभ किया। ब्राह्मणों को सबसे पहले इन्होंने भूमिदान देने की व्यवस्था प्रारंभ की। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शीशे के सिक्के, अपन ने देख लिया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने काय के सिक्के चलवाए थे? तो शीशे के सिक्के चलवाए। जो सातवाहन वंश था ना, इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का कार्य किया है। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का कार्य किया था इन्होंने। प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी, लेकिन ये मध्य प्रदेश में इनके कहीं कहीं से साक्ष्य मिले हैं, त्रिपुरी, देवास, उज्जैन, विदिशा से। तो इसलिए हम मध्य प्रदेश में भी इनको पढ़ते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य इन्होंने सेतु का कार्य किया था। अजंता और एलोर गुफाओं के समूह में कुछ गुफाओं का भी निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद रोम से व्यापार संबंधों का भी उल्लेख सातवाहनों से मिलता है। रोम से व्यापार संबंधों का भी उल्लेख मिलता है। सातवाहन वंश जो है, इसके साक्ष्य वैसे कहाँ से मिलते हैं? तो ये हम इंडिया की हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। नानाघाट अभिलेख से मिलते हैं, जो कि रानी नागनिका का था। तो ये आप अलग से लिख लेना, नानाघाट अभिलेख, जो कि रानी नागनिका का था,
इधर से इनके साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, नासिक अभिलेख है। नासिक अभिलेख कौन का है, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है, वहाँ से इनकी साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा आता है पुणे अभिलेख, तो यहाँ से भी इनके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी के स्रोत होगा नानाघाट अभिलेख, नासिक अभिलेख और पुणे अभिलेख। ठीक है, तो ये सातवाहन वंश भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारे तीनों वंश कंप्लीट हो गए, मौर्य वंश, शुंग वंश और सातवाहन वंश। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसमें से ही कंप्लीट कर लेना, आपका जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी रह जाएगा आपको। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।